गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम हिस्ट्री में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। मींस जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि रशिया में जो रेडिकल्स, डेमोक्रेट, सोशलिस्ट और जो कंजर्वेटिव्स हैं वो किस तरह से ये आइडियोलॉजीज़ डेवलप हुई और लोग जो थे उन्होंने अपने अपने लेवल पर जो अपना वर्क है वो उन्होंने किया। सीक्रेट सोसाइटीज़ वहाँ पर बनी, रेवोल्यूशंस हुए और किस तरह से जो सब मैज़नी है उसको देखा देखी उसके जैसे राइटिंग्स पढ़ के उनके जैसे जो रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो रशिया में आए। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर बन रही थी और कैसे रशिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी था, इसके साथ साथ रशिया जो है वो एक इंडस्ट्रियल इकॉनमी कैसे बना, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप हुई वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे कि जो सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन नॉट रिपब्लिकन, कंजर्वेट्स और जो लिबरल्स हैं वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद जब पीरियड आता है 1914 का, तो उस समय रशिया की क्या कंडीशन थी वो हम इस टुडे आज जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। 1914 में जो रशिया था तब जो ज़ार निकोलस सेकंड है वो रूल कर रहे थे रशिया पर, और रशिया जो है एक बहुत बड़ी एम्पायर थी जिसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया, देन फिनलैंड जैसे कंट्रीज़ जो थे वो उसमें शामिल थे, मॉस्को के आसपास का जो एरिया था। तो रशियन एम्पायर जो है वो एशिया और यूरोप दोनों ही देशों में फैली हुई थी। एशिया के नॉर्थ में है। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, मतलब जो क्रिश्चियंस हैं ऑर्थोडॉक्स जो पुराने क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो हैं। और वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, कैथोलिक्स जो लोग थे, उनके अलावा वहाँ पर प्रोटेस्टेंट भी रहा करते थे, मुस्लिम्स भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, ठीक है। इस तरह के जो और रिलीजन्स थे इनको मानने वाले लोग जो हैं वो भी रशिया में रहा करते थे, क्योंकि बहुत बड़ी एम्पायर थी और एट प्रेजेंट दुनिया के बहुत सारे देश जो थे उस समय रशिया का हिस्सा हुआ करते थे। देन इकोनॉमी और सोसाइटी की बात करें तो जो ऑक्यूपेशन था उस समय लोगों का वो था एग्रीकल्चर। 85% जो पॉपुलेशन है रशिया की वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी, जबकि उस समय जर्मनी जैसे जो देश थे वहाँ पर 40-45% लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, लेकिन रशिया जो है उसमें 85% लोग जो हैं वो पीजेंट्स थे। मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे और ख़ुद की ज़रूरतों के लिए भी वो फूड प्रोड्यूस किया करते थे। और रशिया जो है 1914 मीन्स जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तब वो मेजर एक्सपोर्टर हुआ करता था ग्रेन्स का। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो रही थी वहाँ पर, बट इंडस्ट्रीज़ जो थी वो पॉकेट्स में थी। जैसे मेन एरियाज़ थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। इसके अलावा वहाँ पर क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे। क्राफ्ट्समैन होते हैं जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं या हाथ से कोई भी चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें क्राफ्ट्समैन कहा जाता है। 1890s में बहुत सारी फैक्ट्रीज बन रही थी और बहुत से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो गई थी रशिया में। फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। रेलवे जो थी वो भी डेवलप हो रही थी और एक्सटेंड होती जा रही थी। मीन्स बहुत तेज़ी से रेलवेज जो थी एक्सपेंड हो रही थी, पूरे रशिया में फैल रही थी, जिससे कि जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स जो है उनके मूवमेंट में आसानी होने लगी थी। कोल प्रोडक्शन जो थी वो दोगुनी हो गई थी। इसके अलावा आयरन और स्टील प्रोडक्शन जो है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हुआ करती थी वो इंडिविजुअल्स के हाथों में होती थी। गवर्नमेंट उनको सुपरवाइज़ करती थी कि वहाँ पर जो मिनिमम वेजेस हैं या जो लिमिटेड आवर्स हैं वर्क के वो उन पर नज़र रखती थी, लेकिन वो फेल ही रहते थे, ज़्यादा उन पर नज़र नहीं रखी जाती थी। इसके अलावा जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता था उन पर नज़र रखने के लिए, लेकिन वो भी नहीं कुछ कर पाते थे वर्कर्स की हेल्प के लिए। फिर क्राफ्ट्स और जो यूनिट्स होते थे वहाँ पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। जैसे जो क्राफ्ट्स यूनिट्स होती थी, वर्कशॉप होती थी वहाँ पर तो 15 आवर्स का जो है वो शिफ्ट होती थी वर्कर्स की, और फैक्ट्रीज़ में 10 to 12 आवर्स की होती थी। वर्कर्स जो हैं वो भी डिवाइडेड होते थे सोशल ग्रुप्स में, ठीक
ठीक है, जो अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप से रशिया में वर्कर्स उनमें डिवाइडेड थे। बहुत से ऐसे वर्कर्स थे जो विलेजेस से रहने वाले थे, कुछ ऐसे थे जो सिटीज़ में रहा करते थे। वर्कर्स अपने स्किल्स पर भी डिपेंड करते थे, डिवाइडेड थे। जैसे मेटल वर्कर्स होते थे जो वो सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते थे, मतलब वो वर्कर्स में वर्कर्स के शाह, उनके जो राजा हैं वो होते थे एक तरह से, क्योंकि मेटल वर्कर्स जो हैं उनके काफ़ी डिमांड हुआ करती थी, सोफिस्टिकेटेड, स्किल्ड, उनमें काफ़ी स्किल्स की ज़रूरत होती थी। इसके अलावा वुमेन 31% फैक्ट्री में वर्क कर रही थी, बट वुमेन को मैन के मुकाबले में पेमेंट कम मिलते थे, उनकी वेजेस कम होती थी। वर्कर्स जो हैं वो अपने आप में डिवाइडेड हुआ करते थे, उनके ड्रेसेस, उनके मैनर्स, उनके बिहेवियर सब डिफरेंट होता था एक दूसरे से। धीरे धीरे करके वर्कर्स की एसोसिएशंस बनने लगी। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन आती थी तो वो अपनी यूनियंस और एसोसिएशंस बनाते थे जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स की हेल्प किया करते थे। बहुत सारी डिविजन्स के बावजूद भी जब भी किसी वर्कर के साथ कुछ गलत होता था या किसी को जॉब से निकाल दिया जाता था तो सभी वर्कर्स यूनाइट हो जाते थे और वो स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते थे। 1896 और 1897 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में जो स्ट्राइक्स हैं वो इसी का नतीजा थी। फिर आता है रशियन पीजेंट्स। अब जो किसान थे वो कहाँ अलग थे, मतलब उनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस थे, यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले में काफ़ी अलग हुआ करते थे। कहते हैं कि रशिया के किसान जो थे वो जन्मजात सोशलिस्ट थे, मतलब वहाँ पर कम्यून को फॉलो करते थे। पूरी कम्युनिटी, लैंड जो होती थी वो पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, जिसे मीर कहा जाता था। मतलब सारे वर्कर्स जो हैं वो कुछ साल एग्रीकल्चर करने के बाद अपनी लैंड जो है वो मीर को दे देते थे, और जो मीर है, कम्यून है, वो फिर से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करती थी फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन जो रशियन पीजेंट्स है, रशियन किसान जो थे वो यूरोप के दूसरे किसानों से अलग थे काफ़ी ज़्यादा। यूरोप के जो फार्मर्स थे वो नोबिलिटी की, ज़मींदारों की, फ्यूडल लॉर्ड्स की रिस्पेक्ट किया करते थे। इवन कि कई जगहों पर तो फ्रांस में जो आम लोग हैं, किसान हैं, उन्होंने जो सामंत हैं या फ्यूडल्स हैं या जो नोबल्स हैं उनको बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था, वो इनकी कोई कदर नहीं करते थे, वो इनको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये नोबल्स बने थे राजा ज़ार की जो है के कारण। ज़ार ने इनको पावर दी थी, पॉपुलर लीडर्स नहीं थे ये। वर्कट की तरह से ये भी डिवाइडेड हुआ करते थे जो किसान होते थे। इनको तो जो नोबल्स हैं उनकी ज़मीनें चाहिए थी, ये चाहते थे कि नोबल्स उनकी ज़मीनें छीन करके किसानों में डिवाइड कर देनी चाहिए, किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए। कई बार ये रेंट नहीं देते थे और अगर उन्हें ज़्यादा परेशान किया जाता था तो ये ज़मींदारों की हत्या भी कर देते थे। 1905 में रशिया भर में इस तरह के बहुत से मर्डर्स जो थे वो होने लगे थे, मतलब जो फार्मर्स हैं वो इनको मर्डर करने लगे थे, लैंडलॉर्ड्स के। फिर आता है रशिया में सोशलिज़म का आना। रशिया में 1914 में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी सब इलीगल करार कर दी गई। 1898 में जो सोशलिस्ट थे उन्होंने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है वो बनाई, जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ के अकॉर्डिंगली थी। बट जो गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट थी, तो उन्होंने इसे इलीगल घोषित कर दिया। इसका खुद का न्यूज़पेपर था और ये स्ट्राइक्स, हड़ताल जो है उसको भी ऑर्गेनाइज़ किया करते थे। अब जो रशियन सोशलिस्ट हैं इनका ये मानना था कि जो रशियन पीसेंट हैं उनका जो तरीका है पीरियडिकली लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का वो नेचुरल है, नेचुरल सोशलिस्ट है, ये कुदरती तौर पर सोशलिस्ट है। तो रशिया में जो सोशलिज़म आएगा या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनेगी, रेवोल्यूशन आएगा, वो वर्कर्स के कारण नहीं बल्कि किसान लेके आएंगे। सोशलिस्ट जो थे वो एक्टिव थे 1900 के रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वहाँ पर। और इसके अलावा ये जो पार्टी थी ये जो पीजेंट्स के राइट्स हैं उनके लिए स्ट्रगल कर रही थी, डिमांड कर रही थी कि लैंड जो है वो नोबल से लेकर पीजेंट्स को दे दी जाए। सोशल डेमोक्रेट्स जो थे वो इसके ख़िलाफ़ थे। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज़ हैं किसानों के जो बात है उसको लेकर के। अब जो लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन। अब व्लादिमीर लेनिन जो है ये जो है वो मेन लीडर है जिसने रशियन रेवोल्यूशन किया था, जो रिस्पॉन्सिबल था।
इसके मुताबिक पीजेंट्स जो हैं वो एक तो नहीं है, कुछ उनमें से अमीर हैं, कुछ लेबरर हैं, कुछ वर्कर्स को हायर करते हैं, ठीक है। तो वर्कर की तरह से वो भी डिवाइडेड हैं, तो उन्हें एक साथ लाना मुश्किल है। तो रशिया जैसे ज़ारिस्ट रशिया में, जहाँ पर ज़ार की मोनार्की है, वहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है कि पार्टी जो है वो ज़्यादा डिसिप्लिन हो। जो नंबर है मतलब रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने चाहिए पार्टी के, और जो मेंबर्स की जो क्वालिटी है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, और नंबर उनका जो है उस पर भी। और उसके बाद जो इनकी पार्टी थी, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी रशिया की, वो डिवाइड हुई। एक उसमें से बने बोल्शेविक ग्रुप और दूसरा था मेंशेविक ग्रुप। अब जो बोल्शेविक्स थे वो लेनिन की पार्टी थी। बोल्शेविक क्या चाहते थे, उनका ये मानना था कि पार्टी जो है उसमें जो मेंबर हैं वो मींस मेजॉरिटी। बोल्शेविक का मतलब होता है मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हो। मेंशेविक्स माइनॉरिटी ग्रुप को। इसमें जो माइनर ग्रुप्स आते थे वो भी इसमें शामिल थे। अब बोल्शेविक्स जो है, इनका ये मानना था कि पार्टी जो है उसमें प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज होने चाहिए, और मेंशेविक सबके लिए जो है वो ओपन थी। बोल्शेविक्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि मिडिल क्लास लोग जो है वो इसका हिस्सा बने, और मेंशेविक्स मिडिल क्लास लोगों को भी शामिल करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा बोल्शेविक्स जो हैं वो लोगों का ज़्यादा रुझान उनकी तरफ था। मेंशेविक्स ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे, ठीक है। उनके आइडियाज़ इंक्लूसिव थे, और जो बोल्शेविक आइडियोलॉजी है, ठीक है, और वो उसको पॉपुलराइज़ कर रहे थे। इंक्लूसिव होने के कारण ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इनकी अप्रोच इंक्लूसिव थी, ये हर तरह के लोगों को शामिल करना चाहते थे, मेंशेविक्स जो थे। अब जो बोल्शेविक्स थे रशिया में, ये डायरेक्टली जो थे चाहते थे कि जो मोनार्की है वो ख़त्म कर दी जाए और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो बने। और जो मेंशेविक्स थे, इनका ये मानना था कि कम्युनिस्ट होनी चाहिए कंट्री, ये भी बोल्शेविक की तरह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके चाहते थे, और बोल्शेविक्स एकदम से चाहते थे। फिर आता है 1905 का टाइम। 1905 में रेवोल्यूशन हुआ। अब जब रेवोल्यूशन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ कि रशिया जो है वो ऑटोक्रेटिक कंट्री था। ज़ार जो है वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में नहीं था, जबकि 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप के कई देश जो थे वहाँ पर जो रूलर्स हैं वो पार्लियामेंट के अंडर आ चुके थे। लिबरल, सोशल डेमोक्रेट, सोशलिस्ट, रेवोल्यूशनरीज जितने भी लोग थे, पीसेंट्स के साथ मिलकर, वर्कर्स के साथ मिलकर के वो रेवोल्यूशन कर रहे थे, और उनकी एक्टिविटीज़ जारी थी। 1905 में इन्होंने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, और इनको सपोर्ट किया उस समय जो पोलैंड के नेशनलिस्ट थे और जाटिस्ट थे। जाटिस्ट जो होते हैं ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे। 1905 के रेवोल्यूशन के कारण क्या थे कि 1904 का जो साल था वो किसानों के लिए बहुत ख़राब था, ठीक है। चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, जो डेली रूटीन की चीज़ें थी, फूड आइटम्स थी, वर्कर्स की जो वेजेस थी उनमें कमी आई, और वर्कर्स एसोसिएशन की जो मेंबरशिप थी, मतलब वर्कर्स जो थे वो वर्कर्स एसोसिएशन में उनका नंबर बढ़ने लगा। फिर आता है कि फादर गैपन जो हैं वो लोगों के जुलूस को लेकर के 1,10,000 तक वर्कर्स जो थे वो उसमें शामिल थे, हड़ताल की थी उन्होंने, और वो उन्हें विंटर पैलेस लेकर गए सेंट पीटर्सबर्ग में ज़ार से बातचीत करने के लिए। वहाँ पर पुलिस ने उन पर हमला किया कॉसक्स में, और 100 वर्कर जो थे वो मारे गए, और 300 के आसपास वो ज़ख्मी हो गए। और इस तरह से कई तरह के इवेंट्स जो थे वो स्टार्ट हो गए, जो कि 1905 का रेवोल्यूशन बना। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। इनकी डिमांड क्या थी कि वर्किंग आवर्स कम किए जाएं, वेजेस बढ़ा दी जाएं, और वर्किंग कंडीशंस में भी सुधार किया जाए। ज़ार ने क्या किया, ज़ार पहले तो मान गया कि चलो एक ड्यूमा बना देते हैं जिसमें पार्लियामेंट बनाई गई, इलेक्टेड जो कंसल्टेटिव ड्यूमा जो है पार्लियामेंट वो बनाई गई, जिसे ड्यूमा कहा जाता है। 1905 में जो कमेटीज़ थी वो जितने भी यूनियन थे उन सबको इलीगल करार कर दिया गया। ज़ार ने 75 डेज़ के भीतर ही फर्स्ट पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया, और सेकंड पार्लियामेंट बनाई गई, उसको भी डिसमिस कर दिया गया। और उसके बाद जितने भी कंजर्वेटिव लोग थे वो उसने ड्यूमा में भर दिए, और वो किसी तरह की कोई क्वेश्चनिंग नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जितने भी उसमें मेंबर्स हैं, पॉलिटिशियंस और कंजर्वेटिव हो, सब उसको फेवर करें और उससे कोई क्वेश्चनिंग ना की जाए। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1914 में। इसमें एक तो था सेंट्रल पावर्स में आती हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन एम्पायर, उसके बाद बल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर इसमें थी। इनके खिलाफ कौन थे? रशिया, रोमानिया, फ्रांस, पोर्टुगल, इटली,
ग्रीस, सर्बिया, इंग्लैंड और यूएसए, जो 1917 में जिसने ज्वाइन किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दौरान क्या हुआ कि रशिया जो है वो शुरुआत में तो काफ़ी पॉपुलर था, ठीक है, लोग ज़ार निकोलस को काफ़ी पसंद किया करते थे। ज़ार जो है उसने ड्यूमा से किसी तरह का कोई कंसल्ट नहीं किया पार्टीज से, और उसके बाद उसने वॉर में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। एंटी जर्मनी के ख़िलाफ़ जो लोगों की भावनाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्राद रखा गया, जो पीटर्सबर्ग जो है वो जर्मन नेम था, और जो रानी थी वो भी जर्मनी की ओरिजिन की थी। और इसके अलावा जो रास्पुटिन था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसका ज़ार और ज़ारीना पर काफ़ी ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था, तो उसके कारण भी जो ज़ार की पॉपुलैरिटी है उसमें काफ़ी कमी आई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो ईस्टर्न फ्रंट पर जो लड़ी गई वो अलग थी वेस्टर्न फ्रंट के मुकाबले में। ईस्टर्न फ्रंट पे क्या था कि जो आर्मी है उन्होंने गहरी खाइयाँ खोद दी थी, वहाँ पर खाई बना करके वहाँ पर वो उससे लड़ रहे थे। वेस्ट में क्या हो रहा था, मतलब ईस्ट में जो आर्मी है उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वेस्ट में काफ़ी तेज़ी से आर्मी आगे बढ़ रही थी, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, जीत रही थी आर्मी, और बाद में जो हार हो रही थी आर्मी की रशिया की वो काफ़ी शॉकिंग थी और डीमोरलाइजिंग थी। रशिया बुरी तरह से जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हाथों हारा 1914 और 16 में। 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ उसके बाद हुए, 7 मिलियन लोग 1917 तक मारे गए थे। और रशिया जो है आर्मी जब आई तो उन्होंने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि जो दुश्मन हैं वो उनकी देश में ना शामिल आ सकें। सिचुएशन जो थी वो उसके कारण जो सरकार है उसका काफ़ी नुकसान हुआ, ज़ार की अनपॉपुलर हो गया ज़ार भी। सोल्जर्स जो थे वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। उसके बाद था इंडस्ट्रीज़ पर क्या असर पड़ा। अब रशिया की खुद की इंडस्ट्रीज़ तो पहले ही बहुत कम थी, अब जो बाल्कन सी से आने वाले जो रॉ मटेरियल था वो भी कट ऑफ हो गया था, जर्मनी का उस पर कब्ज़ा हो गया था। देन रशिया जो है उसकी जो मशीनरी थी वो काफ़ी तेज़ी से ख़राब होने लगी थी। 1916 में रेलवे लाइंस को भी तोड़ा जाने लगा, जिससे लेबर और फूड की कमी जो है वो भी फेस करनी पड़ी। थैंक यू बेटा।